के सीरीज़ में आपका फिर से एक बात स्वागत है। आप चाहे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मैं सत्यपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ पूरी पाठशाला में, और आज का पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका सीधा जवाब हो जाता है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, और बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने दो पुस्तकों की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो हर्षचरित्र की रचना की थी, साथ ही साथ इन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी की रचना की थी, तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है कि भारत के ऋग्वैदिक आर्य कहाँ से आए थे? तो ऋग्वैदिक आर्य कहाँ से आए थे भारत में? तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र से आए थे। ऋग्वैदिक आर्य कहाँ से आए थे? सप्त सिंधु क्षेत्र से। और अभी का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जो एरिया है, ये ऋग्वैदिक आर्यों का एरिया माना जाता था, उनका क्षेत्र माना जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला क्या पूछ रहा है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। सही बात है, गरम दल और नरम दल। मतलब कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक ने देश के युवाओं को नई भावना जगाने के लिए महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी के त्योहारों को पुनर्जीवित किया। ये भी सही बात है। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी का त्यौहार शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने। अलीपुर बम केस के सिलसिले में अरविंदो घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी सही बात है कि अलीपुर बम केस में अरविंदो को घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो तीनों हो जाएगा। और ये अलीपुर कहाँ पे है? ये कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अलीपुर कहाँ है। तो तीनों के तीनों सही प्रश्न हो जाएंगे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी के त्यौहार को शुरू किया, और अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष को गिरफ्तार किया गया कोलकाता में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, एकदम सही बात है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ये भी सही बात है। सूरत विभाजन अभी आपने देखा कि 1907 में होता है, और कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाता है। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1909 में नहीं होता है, ये 1911 में होता है, 1911 में होता है। और जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी, ये इन दोनों के स्वागत में जो है राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो जाता है 1911 में, और ये दोनों पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। तो युगांतर के पहले संपादक कौन थे? युगांतर एक पत्रिका है, तो इसके संपादक कौन थे? इनके संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। कोलकाता से प्रकाशित होने वाला क्रांतिकारी अखबार था, तो उनके लिए इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, भूपेंद्र नाथ दत्ता को। तो याद रखिएगा, युगांतर का संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्ता। कोलकाता से प्रकाशित होने वाला अखबार था। भारत में क्रांति की, आज़ादी की लौ जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस अखबार ने निभाई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? वही प्रश्न है, तो 1906 में हुई थी, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ये भी पूछा था। तो अभी का जो ढाका है ना, जो कि बांग्लादेश में है, तो ये भी याद रखिएगा कि ढाका बांग्लादेश उस समय तो भारत का ही हिस्सा था, तो वहाँ पे स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हुमायूं को अमीर अकबर की उपाधि दी थी? किसने दी थी, ये पूछ रहा है। तो किस विद्वान ने दी थी? खोंडा मीर ने, विद्वान ने हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि दी थी। खोंडा मीर को दी थी उपाधि हुमायूं ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जामा मस्जिद पता होगा आपका, लाल किले के एकदम सामने है, चांदनी चौक का जो एरिया बोलता है उसके सामने है, बहुत बड़ा मस्जिद है। तो इसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था, और अभी भी ये टिका हुआ है, उसी हालत में है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मेगास्थनीज इंडिका किसके इतिहास से संबंधित है? इंडिका पुस्तक जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था, ये पूछा भी जाता है कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। तो ये मौर्यों के इतिहास का वर्णन है। किस मौर्य के? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मेगास्थनीज, और ये कहाँ से आया था? ये यूनान से आया था, यूनान से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, इंडिका पुस्तक लिखा, यूनान से आया था, और इसमें भारत के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, और ये ग्रीक भाषा में, ग्रीक और लैटिन, ग्रीक प्लस लैटिन भाषा में। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट। नीचे वर्णित चार रचनाओं में से कौन सा इंसाइक्लोपीडिया? इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चीज़ों का, मतलब हर तरह की नॉलेज एक ही किताब में होती है, उसे ही इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहद संहिता। बृहद संहिता जो है ये इंसाइक्लोपीडिया है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बृहद संहिता किसने लिखा है? तो वराहमिहिर।
कौन बनेगा करोड़पति में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से आपको उसकी भी तैयारी हो जाएगी। वराह मिहिर ने जो है बृहद संहिता लिखा है, और ये इंसाइक्लोपीडिया का ही रूप माना जाता है। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये आप पूछिएगा कि ऐसा क्या क्या इसमें जो है जिससे इसका, तो इसमें जो है ना ज्योतिष शास्त्र जो है, उसके बाद हस्तरेखा जो है, उसके बारे में फिर से मौसमी घटनाएं, मौसम कैसा होगा, सूखा पड़ेगा, पेड़ पौधे का चक्र जो है, और आकाशीय घटना, बादलों के बारे में, फिर से आपका जो है आर्किटेक्चर के बारे में जो है, ये सब चीज़ जो है, फलों का विकास, ये सब कुछ इसमें वर्णित है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है बृहद संहिता। किसने, देखिए नाम से ही पता चलता है, बृहद मतलब बहुत ज़्यादा, संहिता जो है वाराह मिहिर ने लिखी थी, और ये इंसाइक्लोपीडिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। देखिए हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अब हम आ गए हैं ज्योग्राफी की तरफ, ताकि आपको हर तरफ का नॉलेज मिल सके। एशियाई भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस स्थान में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अच्छा, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे भाई? तो ये उत्तराखंड में है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि नंदा देवी घाटी या फिर फूलों की घाटी जो है, उसे कहाँ पाया ये है? तो ये उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एशियाई भालू और हिम तेंदुआ दोनों पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या क्या आ रहा है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब पुरस्कार जीता? तो मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार किसके लिए जीता? शांति के लिए जीता। शांति यानी पीस के लिए जीता। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि कब जीता, ये भी तो पूछा जाएगा, अरे पूछा गया भी तो है। तो 1979 में जीता। कब जीता? 1979 में जीता। किसके लिए जीता? शांति के लिए। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दो क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको फायदा हो रहा है। और आप इतना दूर तक आए हैं, मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? सब्सक्राइब भी करते जाइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो इसमें भी आप देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब करके और शेयर भी करते रहिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि और इस पर सुधार किया जा सके और इसको बढ़िया बनाया जा सके। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी को बचाने के लिए दिया जाता है? देखिए बीसीजी का टीका के बारे में पूछ रहा है, तो ये टीबी के लिए दिया जाता है, और इसको हिंदी में यच्छमा कहते हैं। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, याद रख लीजिएगा, हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो यच्छमा या टीबी के लिए बीसीजी का टीका, ये टीका है। टीका का मतलब क्या होता है? वैक्सीन। जैसे अभी अभी कोविड-19 का वैक्सीन आया था ना, तो जो बीमारी होने के पहले जो दिया जाता है उसे टीका बोलते हैं। तो ये बच्चों को नॉर्मली दिया जाता है बीसीजी का टीका, बड़ों को, एडल्ट को नहीं दिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, बीसीजी क्या है? टीका है, वैक्सीन है, और ये टीबी के लिए दिया जाता है, ठीक है, और बीमारी होने के पहले ही दे दिया जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि समानांतर शिरा रचना में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है पूछ रहा है। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, मोनोकॉट पौधों में पाई जाती है समांतर शिरा। समांतर का मतलब क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल शिरा रचना पाई जाती है। अच्छा देखिए कितने जन कंफ्यूज हो जाते हैं, शिरा, धमनी। तो शिरा देखिए सिंपल है, शिरा मतलब जो नीचे से ब्लड को ऊपर ले जाए, जो है शिरा, जो सिर की तरफ ब्लड को ले जाए वो शिरा है। जो ऊपर से नीचे ब्लड को लेके आता है, प्योर ब्लड को, तो वो होता है धमनी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, धमनी और शिरा, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये पौधों के बारे में, तो पौधों में जो नीचे से ऊपर ले जाता है और ऊपर से नीचे लाता है, वही हो गया यहाँ पे भी। अच्छा आप देखिए क्या पूछ रहा है कि शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है हमारे शरीर का? कितना अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह है दांत की परत, लेकिन दांत की परत लिख दिया है, कुछ और भी तो लिख सकता है, इसका कुछ नाम तो होगा। इसका नाम है इनेमल, इनेमल, ठीक है। दांत की परत होती है इनेमल, और ये सबसे कठोर हिस्सा होता है, यही जो है जल्दी घिसता नहीं, घिस जाने पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिएगा, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा दांत की परत है, जिसे इनेमल बोला जाता है। तो देश में दूसरा वरिष्ठतम पद क्या है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, देश का दूसरा, सेकंड जो है वरिष्ठतम पद कौन सा है? तो आप पूछिएगा पहला कौन सा है, तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, पहला तो पता होना चाहिए राष्ट्रपति है। और सेकंड कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि पहला है राष्ट्रपति और दूसरा है उपराष्ट्रपति, वरिष्ठतम पद है। और देखिएगा इसको ऐसे एग्जाम्पल से कि जब जो कहीं भी फंक्शन होता है, तो प्रधानमंत्री पहले पहुंचेंगे, फिर बाद में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पहले जाएंगे तब प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति की जैसे एंट्री होती है प्रधानमंत्री खड़ा हो जाता है, या उपराष्ट्रपति की एंट्री हो जाएगी तो फिर भी प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, ये दोनों जो है ये प्रधानमंत्री से भी ऊपर के पोस्ट हैं, और ये भी आपको नॉलेज में रखना चाहिए। देखिए आप क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो सकता है? तो सीधा सवाल है कि राज्य सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद 187 का संबंध किससे है? राज्य सरकार से है। उम्मीद करता हूँ याद रखिएगा, दो तीन बार दोहरा लीजिए अभी के अभी, बाद में फिर याद नहीं कर पाइएगा। 187 राज्य सरकार से संबंधित है, और राज्य विधानमंडल और सचिवालय के बारे में जिक्र है उसमें, ठीक है। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने जीता है आपको शायद पता भी होगा, किस किस देश ने जीता है। तो ये जो है, एक सेकंड, ये जो है आपका जो है, ये वेस्ट इंडीज़ ने जीता है,
ये किसने जीता है? वेस्ट इंडीज़। तो क्या खाली इतना ही पूछेगा, इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा? इसके बाद ये तो पूछेगा जीता वेस्ट इंडीज़, हारा कौन भाई? तो हारा ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज़ जीता, ऑस्ट्रेलिया हारा। और कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताया, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट ही पूछा जाता है। कि पहला विश्व कप क्रिकेट किसके किसके बीच हुआ था? वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के बीच। वेस्ट इंडीज़ जीता, ऑस्ट्रेलिया हारा। और कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रॉमिस मी ए मिलियन टाइम्स, हमको 1 मिलियन टाइम्स प्रॉमिस करो। किसने लिखा है? तो केशव अनिल ने लिखा। किसने लिखा है? केशव अनिल। केशव जी बोल रहे हैं अनिल को कि हमको प्रॉमिस करो कितने बार? 1 मिलियन टाइम। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखिएगा, केशव जी अनिल को बोल रहे हैं कि 1 मिलियन टाइम मुझे प्रॉमिस करो। अगला प्रश्न देखिए, देख लीजिए। अरे भाई यार, लाइक भी करते जाइए। आपको अच्छा लग रहा है सेशन? मैं बहुत कम समय ले रहा हूँ, इधर उधर की बातें कम कर रहा हूँ और आपको सेशन कम समय में कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो पट्टकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्यों ने 7वीं और 8वीं सदी में बनवाया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है कि चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। और उनका नाम क्या था? विजयादित्य था, विजयादित्य। ठीक है, तो ये उतना नहीं पूछा था, ये आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या आ रहा है कि सामान्य बातचीत का जो है ध्वनि का स्तर कितना होता है सामान्य बातचीत में? तो कितना अच्छा प्रश्न है कि हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें ध्वनि का स्तर क्या होता है? तो ये 60 डेसिबल होता है। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। और इसमें ध्वनि का जो है कंपन का तीव्रता मापा जाता है। तो याद रखिएगा 60 dB होता है सामान्य बातचीत का स्तर। और ये साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया, पहले हिस्ट्री का था, ज्योग्राफी का, अब साइंस शुरू हो गया, ताकि आपका मन लगा रहे। एक ही टाइप के क्वेश्चन करते करते सभी बोर हो जाते हैं। देखिए हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है। तो कितना है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कितना बार पूछा गया प्रश्न है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78 है। तो क्या खाली नाइट्रोजन याद करने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन थोड़ी ना पूछता है। उसके बाद देखिए और क्या पूछता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद आर्गन है। आर्गन के बाद फिर आपका एक और पूछा जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबको याद रखना है। तो ऑक्सीजन कितना है? तो 20.95 या फिर 21% आप याद रख लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो 21 कहीं 20.95 भी रहता है, 21%, जो भी आपको अच्छा लगे याद रखिएगा। आर्गन कितना है? 0.93% आर्गन हो गया। और आपका जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, बाप रे कितना बार पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो 0.04% है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? सबसे ज़्यादा 78% हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 21% हो गया। का आर्गन कितना हो गया? 93.93% हो गया। और CO2 0.04 है। 0.4 भी रहता है कहीं कहीं, गलती मत कीजिएगा। ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, 0.4 रहेगा, 0.004 रहेगा, या फिर 4.0 रहेगा, लेकिन 0.04 है CO2। अभी का अभी याद कर लीजिए, बात के लिए नहीं रखना, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी बोल लीजिए। और जो है आप मन में बोल लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए अगला प्रश्न कितना है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब इस सेशन में जितने प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हो सकता है इस सेशन का प्रश्न मिल जाए। तो शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे, कहाँ किए गए थे ये पूछ रहा है। तो पहला तो यही है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1972 है, तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको। और दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे, तो कहाँ हुए थे? तो बोनस कोर्ट में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्नेस कोर्ट में हुए थे। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। नाम से तो पता चल रहा है कि शिमला शिमला में हुआ था, लेकिन शिमला में कहाँ भाई? तो बोर्नेस कोर्ट में। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि तापमान के एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? अब लग रहा होगा कि क्या पूछ लिया 30 मार्क का प्रश्न। तो देखिए तापमान को नियंत्रित करने के लिए, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कैसे याद रखिएगा? आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, तो फ्रिज में आगे साइड या पीछे साइड आप देखिएगा कि ऐसा करके एक नोब रहता है जिसे घुमाना पड़ता है। तो इसी को, इसको जो है ना टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। ठंडा के समय क्या होता है, हम इसे कम कर देते हैं, और गर्मी के समय थोड़ा इसे बढ़ाना पड़ता है। तो इसे थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट कहाँ है? ये देखिए, तो इसे क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट। इस तरह से याद रखिएगा, फ्रिज के पीछे रहता है, इसी को जो घुमाते हैं ना, इसी को थर्मोस्टेट बोला जाता है। अगर आपका खराब हो जाएगा तो आपको जाके यही लेना होता है। ठीक है, और हीट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है लेंथ बदलता है। खैर वो ज़्यादा डीप हो गया। दाब किसके संदर्भ में मापा जाता है? देखिए क्या पूछ रहा है, दाब किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो बल और क्षेत्रफल के संदर्भ में मापा जाता है। भूल जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, याद कैसे रखना है? तो देखिए यहाँ देखिए, बल और क्षेत्रफल मतलब दाब का इकाई है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी बल प्रति ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो यही है दाब का इकाई। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पिन है, ठीक है, तो इस पर अगर आप फोर्स लगा, हाथ इस पर रखिएगा तो आपका हाथ में चुभ जाएगा। लेकिन अगर वही फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन मोटा लोहा का है, इस पर आप हाथ रखिए अपना, तो कुछ नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि एरिया बड़ा हो गया। यहीं छोटा जगह पे रखिए तो इसका आपको ज़्यादा लगेगा। तो दाब जो है इस बात पे निकलता है कि बल कितना ज़्यादा है, क्षेत्रफल कितना कम। क्षेत्रफल जितना कम रहेगा जो है दाब उतना ज़्यादा रहेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो दाब कम रहेगा। याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है। गांधी बाबा से आ गया प्रश्न, फिर से हिस्ट्री का है कि गांधी इरविन समझौते पे किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1931 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1931। इरविन कौन था भाई? तो इरविन वायसराय था उस समय, भारत का वायसराय था उस समय। और कब किए गए थे? 1931 में। कब? 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता पे सविनय अवज्ञा आंदोलन सुना होगा आपने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ये किया गया था 5 मार्च। और बोला गया था गांधी जी को कि आपको गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेना होगा। ठीक है, तो ये भी था। उस आंदोलन के बाद गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट भी इसी को बोला जाता है। तो आपसे चाहे कुछ भी पूछ लें, पहले याद रखिएगा 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट या समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद बंद करने के लिए। साथ ही साथ गांधी जी को बोला गया था कि आपको गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेना है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि मानव के नाखून किससे बने होते हैं। देखिए कितना मजेदार प्रश्न है। तो केराटीन से बने होते हैं, कैरोटीन से बने होते हैं मानव के नाखून, और वो डेड सेल होता है और एक प्रोटीन का भी पार्ट होता है। विंडोज़ की कीबोर्ड में कौन सी अधिकांश ब्राउजरों में फुल स्क्रीन मोड सेट करती है? कौन सा करता है? तो F11। तो याद रखिएगा F11 मतलब क्या हो गया, एक इधर से एक इधर से फुल। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि F11 से स्क्रीन फुल हो जाता है। ठीक है, 1 1 है, इधर भी 1 हो गया, इधर फुल हो गया। तो F11 से फुल स्क्रीन किया जाता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार पटेल थे। गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार पटेल थे। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, सी राजगोपाली चारी कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय थे, ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? पटेल थे। और गृह मंत्री भी पटेल थे। दोनों चीज़ को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि क्रिकेट, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? सबको पता है, भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करा जाएगा। और एक प्रश्न इसमें उठता है कि ये कौन सा है? तो 13वां है। 13वां विश्व कप है जिसकी मेजबानी भारत करेगा 2023 में। उम्मीद करता हूँ सेशन मज़ेदार लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या जानने का प्रश्नों को ऐड करना चाहिए। 30 प्रश्न अभी मैं करवा रहा हूँ, तो क्या 50 कर दूँ? अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसे 50 भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिवाइज करते रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।